हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दूसरी वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12 केमिस्ट्री में एक सीरीज ज्ञान शुरू करी हुई है और उसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दूसरी वीडियो पढ़ रहे हैं बच्चों। और तो बच्चों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे चलते हैं, आज का पहला टॉपिक देखते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारे पास पहला, वो है समन्वय मंडल, या इसको हम कह सकते हैं बच्चों उप सहसंयोजन मंडल बच्चों। और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है बच्चों? अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे K4 Fe FeCN6। तो ये जो धातु आयन है बच्चों, हमारा सेंट्रल मेटल आयन प्लस लिगेंड, इन दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं बच्चों, समन्वय मंडल कहते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, देखो, ये FeCN6 और ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर इतना जो हिस्सा है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े लिगेंड के सम्मिलित रूप को समन्वय मंडल कहते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पे को लिखेंगे। अच्छा, लीगेंड को सही ढंग से लिख लेंगे आप लोग, लीगेंड, है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है बेटा? ये Fe, है ना। और लीगेंड कौन सा हमारा? Cl। तो केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े लीगेंड के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं, है ना। समझ गए होंगे। देखो, जब भी हम नॉर्मली दर्शाएंगे बच्चों, तो ये मेटल होगा और मेटल से हमेशा क्या जुड़ेगा बच्चों? लीगेंड। और लीगेंड को हम L से दिखाएंगे, है ना। जैसे लीगेंड की परिभाषा भी क्या थी बच्चों? लीगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु और परमाणुओं के समूह को हम लीगेंड कहते हैं। किससे जुड़ा रहता है ये? मेटल से जुड़ा रहता है बच्चों। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास, वो है उप संयोजन संख्या। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, K4Fe CN6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हुए बच्चों? 6। तो इसको हम क्या कहेंगे? 6, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? 6। अब देखो, इसकी डेफिनेशन जब हम देखेंगे बच्चों, तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या उप को उप संयोजन संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे इसी को मैं अगर एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दूं, तो Fe और यहाँ पर ऑक्सिलेट ले लो बच्चों में, तो ये 3 ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखो, यहाँ पे लिगेंड तो 3 ही है बच्चों, लेकिन यहाँ पे दाता परमाणु कितने? 2। तो 3 गुणा गया 2, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम डेफिनेशन, तो बच्चों अब ये जो हमारी उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये लिगेंड की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, दाता परमाणु। तो हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड में कुल दाता परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं बच्चों, है ना। तो हम इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा हमने बढ़ा के कर दिया, इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों या लिगेंड में कुल दाता परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पर ये जो शब्द जोड़ा है, इस शब्द को आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा में सही से लिखना है बच्चों, है ना। लिगेंड में कुल दाता परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे CN 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखो NH3 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कार्बोनिल जो समूह है हमारे पास, वो 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों। NH3 3 है और Cl 3 है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6।
उपसह संयोजन संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 6। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे पास ये लिगेंड है EN, और EN कैसा लिगेंड है बच्चों? द्विदंतुक, द्विदंतुक यानी बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों। और जो द्विदंतुक होता है उसमें दो दाता परमाणु हो जाते हैं, तो EN कितने हैं? 3, और दो दाता परमाणु तो कुल कितने हो गए? 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 6। इसी तरीके से ये ऑक्जेलेटो वाला एग्जांपल है बच्चों, है ना? ऑक्जेलेटो भी द्विदंतुक है, तो 3 गुणा गया 2, तो ये भी 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये क्लोरीन और EN है बच्चों, तो क्लोरीन के तो 2 ही हैं, लेकिन EN 2 है बच्चों, और ये द्विदंतुक है, तो 2 गुणा गया 1.5। EN क्या है? द्विदंतुक यानी दो दाता परमाणु, तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से, तो ये टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 6। और ये NiEDT है बच्चों, ये हमारा हेक्सा डेंटेड है बच्चों, है ना? हेक्सा दंतुक है बच्चों, यानी 6 दंतुक है। तो जब हेक्सा वाला आएगा तो 6 गुणा गया 1, तो जिसका भी क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो इन एग्जांपल के साथ आप लोग समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, अब हमारे पास कुछ प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के, तो ये तो हमने एग्जांपल ही करा है ना? K4FeCN6 में केंद्रीय परमाणु Fe की उप सहसंयोजन संख्या बतानी है। तो 6 लिगेंड है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है? तो जितने हमारे दाता परमाणु होते हैं या जितने लिगेंड होते हैं बच्चों। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, उप सहसंयोजन यौगिकों में समन्वय मंडल क्या है ना? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है बच्चों? तो ये भी हमने अभी करा, उदाहरण सहित हम समझा सकते हैं बच्चों, ठीक है? इन प्रश्नों के आंसर आप जरूर लिख लेंगे, है ना, कॉपी में। ये अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे पास 2 नंबर में रखा है। लिगेंड क्या है? एक ऋणात्मक तथा एक उदासीन लिगेंड का सूत्र लिखिए, है ना बच्चों? अब देखो लिगेंड क्या है बच्चों, तो उप सहसंयोजन यौगिक में, यहाँ पे मैं उत्तर भी लिख लेता हूं, है ना? वैसे तो हमने कल पढ़ा है इसको, लेकिन लिख लेता हूं। लिगेंड उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़े परमाणु या परमाणुओं के समूह को लीगेंड या लीगेंड, ना जैसा भी लिखा हो, कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी लीगेंड की परिभाषा होगी बच्चों, है ना? उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु मतलब आयन से जुड़े परमाणु या परमाणुओं के समूह को लीगेंड कहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं बच्चों? ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं। ये चीज हमें समझनी है, ये किससे जुड़े रहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं, है ना? अब इसमें हमें बोला है कि उदाहरण देना है। उदाहरण किसका देना है? ऋणात्मक लिगेंड का, ऋणात्मक लिगेंड, और एक उदासीन लिगेंड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लिगेंड को, है ना? जैसा भी आप लिखें। अच्छा देखो, ऋणात्मक लिगेंड जिनपे ऋणावेश हो, तो जैसे फ्लोरीन हो गया बच्चों, क्लोरीन हो गया हमारा, है ना? OH- हो गया, है ना? सल्फेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया बच्चों, ये सारे के सारे हमारे ऋणात्मक, कोई भी एक लिखना है आपको। इसी तरीके से उदासीन H2 हो गया, कार्बोनिल हो गया बच्चों, NH3 हो गया, ये सारे के सारे हमारे उदासीन लिगेंड है, जिनपे कोई भी चार्ज नहीं है बच्चों, है ना? तो आसान सा प्रश्न था, है ना? इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आगे चलते बच्चों। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास वो है समन्वय बहुफलक बच्चों, यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, समन्वय बहुफलक। तो ये अरेंजमेंट है बच्चों, सेट से हम जब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो वही हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन।
केंद्रीय धातु परमाणु आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं की द्वितीय स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। ये जैसे दिख रहा होगा, ये मेटल है, चारों तरफ लिगेंड लगे हो बच्चों। तो जैसे अष्टफलकीय हो गया, चतुष्फलकीय हो गया बच्चों, वर्ग समतलीय हो गया, त्रिकोणीय पिरामिड हो गया बच्चों, वर्ग पिरामिड हो गया। तो ये हमारा समन्वय बहुफलक है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, इनमें अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय मुख्य है। उदाहरण के लिए हमें दे रखे बच्चों, चलो हम इन सबका बनाते हैं। जैसे अष्टफलकीय में कौन सा है, ये वाला CO, NH3, NH3, ये NH3, 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 NH3। चतुष्फलकीय में कौन सा बच्चों, NiCO4, इसका बना लेंगे। वर्ग समतलीय भी दे रखा है बच्चों हमारे पास, PtCl4 2-। इनको कैसे निकालते हैं बच्चों, तो जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर हम इनका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं वो पता लगे। तो इसी तरीके से बाकी भी हैं बच्चों। तो समन्वय बहुफलक क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं की द्वितीय स्थान व्यवस्था है ना, यानी हवा में उनके जो अरेंजमेंट है बच्चों, है ना, या हम ये कह सकते हैं उनका जो 3D स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। होमोलिप्टिक संकुल बच्चों, है ना। अब हम थोड़ा सा, जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है होमोलिप्टिक संकुल, है ना। होमोलिप्टिक, होमो का मतलब होता है बच्चों समान, समान, और हेट्रो का मतलब होता है बच्चों असमान या भिन्न। ये दो टॉपिक हमने देखे। तो वो संकुल, यानी वो उपसह संयोजन यौगिक भी कह सकते हैं, वो संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड के सभी दाता परमाणु समान होते हैं बच्चों, जिनमें सभी दाता परमाणु क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, उनको हम होमोलिप्टिक संकुल कहते हैं बच्चों, है ना। ये प्रश्न आते हैं बच्चों, होमोलिप्टिक संकुल क्या है, हेट्रोलिप्टिक संकुल क्या है। तो वो संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड के सभी दाता परमाणु क्या हो, समान हो, उन्हें होमोलिप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे ये NiCO4 देखो, इनमें हमारा जो दाता परमाणु है समान है। जैसे ये वाला देखो, इसमें भी लिगेंड समान है और दाता परमाणु भी समान है बच्चों, N। तो ये होमोलिप्टिक है। हेट्रोलिप्टिक क्या होता है, वो संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड के दाता परमाणु क्या हो, अलग अलग होते हैं, है ना। दाता परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, Pt NH3 Cl3 और Cl2, NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी सॉरी, NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। देखो यहाँ पे Cl दाता परमाणु है, N भी दाता परमाणु है, तो अलग अलग दाता परमाणु होंगे। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हेट्रोलिप्टिक संकुल कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपाउंड को कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, है ना। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई उपसंयोजक यौगिक कुछ इस प्रकार से, है ना। और जब हम इसके जलीय विलयन को देखेंगे बच्चों, तो ये किस प्रकार से टूटेगा। हमने शुरू में देखा था द्विक लवण, जब हम देख रहे थे तब हमने इसको तोड़ा था, तो ये FeCN6 4- प्लस 4K+ में टूट जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, यानी उप सहसंयोजक मंडल, है ना। उप सहसंयोजक मंडल हम इसको बच्चों बोलते हैं, या हम इसको समन्वय मंडल भी कहते हैं। ओके, तो ये जो हमारा K4 है बच्चों, सॉरी K+ है या 4K+ है, इसको हम आयनिक मंडल कह लेते हैं बच्चों। आयनिक मंडल, ये हमारा क्या कहलाता है, आयनिक मंडल, यानी आयनिक स्फीयर, है ना। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास है CuNH3 4SO4। अगर ये अपने जलीय विलयन में टूटेगा बच्चों, तो कैसे टूटेगा, CuNH3 4, इस पे 2+ आएगा बच्चों,
और SO4 पे कैसा चार्ज होता है, -2 होता है, इसीलिए इस पे कैसा चार्ज आता है, +2 आता है बच्चों। तो देखो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ये वाला जो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आयनिक मंडल कहलाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, उप सहसंयोजक मंडल समझ गए होंगे, आयनिक मंडल समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं संकुल की या संकर की। तो इसको बच्चों हम दो प्रकार से बांट सकते हैं बच्चों। देखो संकुल या यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक एक ही बात है बच्चों, है ना। तो या तो हमारे पास धनावेशित संकर हो सकता है बच्चों, या संकुल हो सकता है, या हमारे पास ऋण आवेशित संकर हो सकता है बच्चों, या संकुल हो सकता है। तो देखो हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CuNH3 4SO4। बच्चों ये अपने बच्चों ये अपने कैसे टूटेगा अपने जलीय विलयन में, CuNH3 का होल 4 2 प्लस और SO4 2 माइनस। अब चूंकि बच्चों इस पे जो हमारा चार्ज है वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम कहेंगे धनावेशित संकुल, धनावेशित संकर या संकुल, है ना। ठीक है, अच्छा ऋणावेशित समझेंगे बच्चों। ऋणावेशित क्या है, ऋणावेशित में हम एक एग्जांपल ले लेंगे K4FeCN6। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ये टूटेगा कैसे, FeCN6 4 माइनस प्लस 4K प्लस, है ना। अच्छा बच्चों इस पे देखो, इस पे जो चार्ज आया है, अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, है ना, नेगेटिव चार्ज आया यानी ऋण आवेश आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित संकुल या संकर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी समझा संकर और संकुल। जब धन आवेश रहेगा तो हम इसको बोलेंगे धन आवेशित संकर, अगर ऋण आवेश रहेगा तो हम इसको बोलेंगे ऋण आवेशित संकर या संकुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा नामकरण है बच्चों। किसका नामकरण है बच्चों, ये यौगिकों का, उप सहसंयोजक यौगिकों का। लेकिन उससे पहले हमको जानना है बच्चों क्या, ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, या इसको हम कह लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अच्छा बेटो अब देखो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसको निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है K4FeCN6 बच्चों, ये हमारा मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है बच्चों। अच्छा जिसका निकालना है, किसका निकालना है, हमें सेंट्रल मेटल आयन का, ये निकालना होता है हमें केंद्रीय धातु परमाणु का निकालते हैं हम हमेशा। जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का निकालते हैं बच्चों। ओके, अच्छा इसको हम एक्स मान लेंगे हमेशा, ये एक्स मान लिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 4 है, और पोटेशियम पे हमेशा चार्ज जो होगा, आवेश जो होगा वो +1 रहेगा, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। और CN कितने बच्चों, 6 है, और इस पे चार्ज कितना रहता है, -1, और बराबर में लिख लेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है ना। अब देखिए ये तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 4 प्लस का x, और ये आ जाएगा माइनस का 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x -2 बराबर 0, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 2, है ना। समझ गए होंगे किस तरीके से निकाला। एक और एग्जांपल लेंगे बच्चों, K3FeCN6, है ना। अभी भी हम इसको x मानेंगे बच्चों। अब देखो ये K3 है, तो ये 3 से गुणा करेंगे, +1 होता है, ये -6 हो जाएगा 0, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3 हो गया बच्चों। चलो अब हम आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सॉरी एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पीछे लिया था, CuNH3 4SO4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो
ये x, ये 0 और ये आ जाएगा -2 बराबर 0। अच्छा, ये NH3 0 क्यों लिया बच्चों हमने? क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है बच्चों, और उदासीन लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो 0 पॉइंट। तो यहाँ पे हमें चार्ज से ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर है कि चार्ज, है ना, पार्शियल चार्ज, यानी उस धातु परमाणु पे अभी कितना चार्ज है, आवेश है। तो यहाँ पे ये प्लस -2 है और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना बच्चों। चलो चौथा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो ये है बच्चों AgNH3 होल ट्वाइस और Cl। सिल्वर का निकालना तो इसको x मान लेंगे बच्चों। अब देखो NH3 तो 0 होता है और Cl -1 होता है, इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1, है ना बच्चों। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारा, +1। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपकी जो स्कूल की एनसीईआरटी बुक है, उसको, उसमें जितने भी हमारे यौगिक हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनके आप क्या करेंगे, आज ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप, है ना। चलो, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि ये चीज और सही होनी चाहिए हमारी वीडियो में, तो आप कमेंट में लिखेंगे बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।